स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ड सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी सार संग्रह से ध्वनि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाए हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। दिया गया है, जो पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुंचती है। पराध्वनिक जेट को जो इंग्लिश में सुपरसोनिक जेट कहते हैं। तो पराध्वनिक जेट से जो है वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुंचती है। क्षति मतलब हो गया हानि, क्षति मतलब क्या हो गया हानि। तो पराध्वनिक जेट से जो है वायुमंडल की किस परत की क्षति पहुंचती है। तो ओजोन परत की क्या होती है, क्षति पहुंचती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। यानी कि डेसिबल इकाई जो है उसे किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, किसके मापने के लिए, ध्वनि की तीव्रता। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसे मापने हेतु। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए जो है वो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, ध्वनि मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो डेसिबल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत और वह परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। इसका मतलब यह हो गया कि ध्वनि स्रोत जहां से ध्वनि निकलती है, ठीक है, और वह परावर्तित सतह मतलब होता है जहां से टकरा करके वापस आती है। तो परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा 16.5 मीटर होनी चाहिए। यानी कि ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, तो 16.5 मीटर होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो वायु में ध्वनि का जो वेग होता है वह 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान देंगे, वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वह 343 मीटर प्रति सेकेंड होता है समुद्र तल पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। ठीक है। नेक्स्ट है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। टेलीविजन टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में जो है, दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवरक्त विकिरण। ध्यान देंगे, अवरक्त विकिरण। टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है, तो अवरक्त। ठीक है। दिया गया है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जो है ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। ध्यान देंगे, यहाँ पर दिया गया है ध्वनि गुणता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साउंड टिम्बर। ठीक है। तो जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद जो है किसके आधार पर किया जाता है, तो ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। यानी कि सितार से जो निकलने वाला स्वर होता है वो, और बांसुरी पर अगर एक ही स्वर बजाया जाए तो क्या होता है, यानी उसमें जो ध्वनि उत्पन्न होता है उनको हम किस आधार पर जो है भेद कर पाएंगे। ठीक है, जो सितार का है या फिर बांसुरी का है, तो ध्वनि गुणता के आधार पर, ध्वनि गुणता के आधार पर हम भेद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, जल और लोहा। तो आरोही क्रम मतलब होता है कम से अधिक, यानी कि यहाँ जो जल, लोहा और नाइट्रोजन जो दिया गया है उनको जो है आरोही क्रम के आधार पर बताना है। जो आरोही का मतलब यह पहले जान लेते हैं कि आरोही क्रम का मतलब होता है कम से अधिक, यानी कि बढ़ते क्रम में। अगर आरोही क्रम लिखा रहे तो समझ जाएंगे कि बढ़ते क्रम में आपको बताना है। तो बढ़ते क्रम जो बताएंगे यहाँ पर, सबसे कम किस में होगा, नाइट्रोजन में, फिर उससे कम किस, उससे अधिक किसमें होगा, जल में होगा, और उससे अधिक क्या होगा, लोहा में। यानी कि इन तीनों में जो है सबसे अधिक किसमें होगा ध्वनि का वेग, तो लोहा में होगा, और सबसे कम इसमें किसमें होगा, नाइट्रोजन में होगा। ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि ध्वनि की चाल जो है सर्वाधिक यानी सबसे अधिक किसमें होती है। तो ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक जो होती है वो ठोस में होती है। ध्यान देंगे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, ठोस में। ठीक है। फिर इसके बाद द्रव में होती है, और उसके बाद गैस में होती है। तो ठोस में तो सबसे अधिक होती है, तो द्रव में क्या होती है, तो उससे कम, और गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। तो ध्वनि की चाल अगर पूछे, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो हो जाएगा ठोस में होती है। किसमें होता है, द्रव माध्यम में क्या होता है, उससे कम होती है। यानी सबसे अधिक ठोस, इसके बाद द्रव, और इसके बाद गैसीय माध्यम में सबसे कम होती है। ध्यान देंगे, गैसीय माध्यम में जो है ध्वनि की चाल सबसे कम होती है।
ठीक है। द्रव माध्यम में जो है कम होती है और ठोस माध्यम में सबसे ध्वनि की चाल अधिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण होता है? यानी कि सिनेमा घरों में और बड़े-बड़े सभागारों में जो है ध्वनि स्रोत बंद कर दिया जाता है, यानी बंद कर देते हैं, तो उसके बाद भी कुछ देर तक जो है ध्वनि क्या करती है, सुनाई देती है। इसका मेन कारण है अनुरणन के कारण। किसके कारण? तो अनुरणन के कारण जो होता है वो सिनेमा घरों में और बड़े सभागारों में जो है अगर ध्वनि स्रोत हो, पहले इसका यह मतलब हुआ कि ध्वनि निकलने के बाद भी निकलने के बाद अगर उसे हम बंद कर देते हैं तो फिर भी जो है कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसका मेन कारण है अनुरणन के कारण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसके क्या कारण है? यानी चंद्रमा पर के धरातल पर अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हो, आपस में अगर बात कर रहे हो तो दोनों जो है नहीं सुन सकते हैं जो क्या कौन बोल रहा है। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है उनके धरातल पर जो है बात स्पष्ट नहीं हो पाता है। यानी कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका मेन कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण जो है उनके धरातल पर अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहा हो तो वह बात नहीं कर सकते, यानी कि नहीं सुन सकते हैं। ठीक है। यानी कि कहने का यह मतलब हुआ कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, यहाँ दिया गया नहीं सुन सकते हैं। इसका मेन कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है जिसके कारण जो है एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जैव पद्धति जिसे इंग्लिश में बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं, तो वह जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सोनोग्राफी कहते हैं। ध्यान देंगे, जो वह जैव पद्धति जिसमें प्रासरव ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उससे क्या कहते हैं? तो उसे सोनोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि टेम्परेचर का जो है उनको ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो टेम्परेचर का जो है यानी तापमान का ध्वनि के वेग पर जो है प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है? तो तापमान घटने से क्या होगा? ध्वनि का वेग घटता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान का ध्वनि के वेग पर प्रभाव पड़ता है। तापमान के घटने से ध्वनि का वेग भी क्या हो जाता है? घटता है। यानी कि तापमान अगर कम होगा तो ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? ध्यान देंगे, ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? यानी कहने का यह मतलब है कि ध्वनि को गुजरने के लिए जो है उन्हें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे दो आदमी बातें कर रहा है, ठीक है, तो दो आदमी बातें कर रहा है तो उनको ध्वनि कैसे सुनाई पड़ता है? तो वो माध्यम के द्वारा प्राप्त होता है। जैसे माध्यम आपका हो गया है हवा। हवा जो है एक माध्यम का काम करता है। जब हम बोलते हैं तो उस हवा जो है के द्वारा जो है हम लोगों के कान तक जो है आवाज को सुनना पड़ता है। तो ये जो है हम जो आपस में बात करते रहते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जब बात करते हैं तो उनकी आवाज को पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सुनता है, दूसरा व्यक्ति की आवाज पहला व्यक्ति सुनता है। तो माध्यम के द्वारा। तो ये माध्यम किसका काम करता है? कौन काम करता है? तो माध्यम जो वहां पर हवा काम करता है। क्या करता है? ये हवा। हवा क्या है? एक प्रकार का माध्यम है जिससे लोग क्या करते हैं, हम लोग बातें एक दूसरे से सुन सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इसी में पॉइंट दिया गया है, ध्यान देंगे इस बात पर, जो किस पे से नहीं गुजर सकती है। यानी ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं गुजर सकती है? तो जहां पर शून्य हो यानी कि निर्वात हो, तो निर्वात से जो है ध्वनि गुजर नहीं सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ध्वनि को जो है गुजरने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ध्वनि को गुजरने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है किससे नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे ठोस और गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है। ध्वनि तरंगे जो होती है ठोस और गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ध्वनि तरंगे जो होती है वो ठोस में, गैस में गमन कर सकती है। ठीक है। और धातु में जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्यान देंगे, जो स्टेथोस्कोप जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टेथोस्कोप जो है वो ध्वनि के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक्स में
किसका अध्ययन किया जाता है? एकॉस्टिक्स में जो है ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। एकॉस्टिक में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एकॉस्टिक्स में जो है वो ध्वनि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्वनि तरंगों में है जो ध्रुवण घटना घटित नहीं हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तारत्व इंग्लिश में जो है क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि का कारण होता है, यानी प्रतिध्वनि को इंग्लिश में इको कहते हैं। ठीक है, तो प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो प्रतिध्वनि तरंगों का परावर्तन, यानी प्रतिध्वनि जो सुनाई पड़ता है हमको किसके कारण? जब ध्वनि तरंग जो है परावर्तन होता है। ठीक है, यानी टकरा करके हमारे कानों तक जो सुनाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि में क्या होता है? तो प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरव तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? प्रासरव तरंगों की आवृत्ति लगभग जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। प्रासरव तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। मानव द्वारा श्रव्य तरंगों को इंग्लिश में सोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ध्वनि जो है वो मानव के लिए सबसे उपयुक्त है, कितनी तीव्रता की होनी चाहिए? तो 45 डेसिबल से होनी चाहिए। किसके अनुसार? तो वर्ल्ड वेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जो है ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो 45 डेसिबल होनी चाहिए। डीबी का मतलब यहाँ हो गया डेसिबल। नेक्स्ट है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? इसका वे ये कारण है कि चमगादड़ जो है पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है। चमगादड़ कौन सी तरंगे उत्पन्न करती है? पराध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है, और उन्हीं के द्वारा जो है निर्देशित होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो रात के अंधेरों में जो है उड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो टीवी रिमोट जो होता है उनमें जो है अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ध्यान देंगे, टीवी रिमोट में जो है वो अवरक्त तरंगे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरव ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? यानी कि प्रासरव ध्वनि तरंगे जो है वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है? तो प्रासरव ध्वनि तरंगे जो है कुत्ता और डॉल्फिन, इन दोनों के द्वारा जो है सुनी जा सकती है। यानी प्रासरव ध्वनि तरंगे को कौन कौन सुन सकती है? तो कुत्ता और डॉल्फिन। नेक्स्ट है ध्वनि स्रोत तीव्रता और डेसिबल में, यानी कुछ ऐसे ध्वनि स्रोत भी है जिनका जो है तीव्रता दिया गया है किसमें? तो डेसिबल में दिया गया है। यहाँ देखिए दिया गया साधारण बातचीत, ध्वनि का स्रोत है साधारण बातचीत। तो साधारण बातचीत की जो है तीव्रता कितनी होनी चाहिए ध्वनि का? तो 30 से 40 डेसिबल। ध्यान देंगे 30 से 40 डेसिबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है तेज बातचीत। तो तेज बातचीत के लिए जो है तीव्रता कितनी होनी चाहिए डेसिबल में? तो 50 से 60, 50 से 60। तेज संगीत और शोर, तेज संगीत और शोर जो होता है उनके लिए तीव्रता कितनी होनी चाहिए? तो 80 डेसिबल से अधिक। ठीक है, पेड़ के पत्तों की सरसराहट, तो पेड़ के पत्तों की सरसराहट की तीव्रता 10 से 20 डेसिबल होती है। कितनी होती है? 10 से 20 डेसिबल। सायरन, चाहे पुलिस हो या फिर एम्बुलेंस वाला हो, कितनी होनी चाहिए? तो 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान क्या ध्वनि तीव्रता कितनी होनी चाहिए? 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र या संयंत्र या कारखाने 100 से 120 डेसिबल। नेक्स्ट है विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस। तो एल्युमिनियम जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 64 से 20 मीटर प्रति सेकंड। स्टील में जो है ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 59 से 60 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5950 मीटर प्रति सेकंड। कांच में ध्वनि की चाल 3980 मीटर प्रति सेकंड। जल में ध्वनि की चाल तो 1402 मीटर प्रति सेकंड। पदार्थ, वायु में ध्वनि की चाल तो 332 मीटर प्रति सेकंड। ऑक्सीजन में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल तो 1286 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल में ध्वनि की चाल तो 1533 मीटर प्रति सेकंड। सामान्य जल 1493 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान देंगे, महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा
महिलाओं की आवाज पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, तो तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज का तरफ क्या होता है, अधिक होता है। महिलाओं की आवाज का तरफ अधिक होता है, इसका मेन कारण है, जो मेन कारण क्या है, जो महिलाओं का आवाज का तरफ अधिक होता है, इसका मेन कारण है, जो उनका पिच अधिक होने से, यानी तरत अधिक होने से उनका आवाज जो है सुरीली होती है, ठीक है। और वहीं पुरुषों का तारत जो होता है पुरुष का, ठीक है, पुरुषों का जो तारत होता है वो कम होता है। तो तारत कम होने के कारण क्या होता है, उनकी आवाज मोटा होता है। तारत पुरुषों का आवाज जो है मोटा क्यों होता है, तो क्योंकि उनके जो उनका जो आवाज का तारत होता है वह कम होता है, इसके कारण आवाज जो है मोटा सुनाई पड़ता है। और वही महिलाओं का आवाज का तारत अधिक होता है, इसके कारण जो आवाज सुरीली और पतली होती है। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।